हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, आज की आपकी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चैप्टर हमारा चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने दो टॉपिक खत्म किए थे लास्ट वीडियो में। पहला टॉपिक था डी ब्रॉगली वेवलेंथ और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डीप में पढ़े हम लोग, एडवांस लेवल तक सीखे। आज का ये वीडियो बोहर मॉडल पर है। बोहर मॉडल दो क्लास में, दो लेक्चर में खत्म होगा। चलिए, तो बोहर सर क्या बताते हैं। बोहर सर, बोहर मॉडल कब आया। रदरफोर्ड मॉडल आप अभी हमने पढ़ाया नहीं। रदरफोर्ड मॉडल हमने, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में। रदरफोर्ड मॉडल में रदरफोर्ड सर ने क्या बताया कि जो एटम होते हैं उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के बहुत छोटे से भाग में स्थित होता है, छोटा सा पार्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है। उन्होंने दो दो जगह पे वो फेल हो गए। उन्होंने दो बातें नहीं बता पाई। स्टेबिलिटी ऑफ आइटम को एक्सप्लेन नहीं कर सके और लाइन स्पेक्ट्रा, डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर सके। जो कि बोहर मॉडल ने ये ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड मॉडल के, जो किसने दूर किए, बोहर सर ने। तो बोहर मॉडल को देखते हैं। बोहर मॉडल इन 90 एनसीईआरटी की डेट है। पूछ सकता है भाई, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ लेगा। तो 1913 में दिया गया। तो पहले थोड़ा रदरफोर्ड के ड्रॉबैक पे थोड़ी नजर डाल लेते हैं। पहला ड्रॉबैक क्या था, नॉट एक्सप्लेन प्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम स्टेबल का कैसे होता है ये नहीं बता पाए। और दूसरा, अनेबल टू एक्सप्लेन डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा। ये दो ड्रॉबैक हैं, रदरफोर्ड ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक रदरफोर्ड सर के। स्टेबिलिटी एटम को कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाए। उन्होंने कहा कि कोई पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की क्वांटम थ्योरी जो कहती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ बदल रही है, एक्सीलरेशन भी होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। नेगेटिव चार्ज के कोई घसीटेगा अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी लूज होगी। तो ये क्या, स्पाइरल मोशन करेगा और कोलिप्स कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोलिप्स अगर कर जाता तो एटम तो होता नहीं, हम आप कोई भी नहीं होते। तो ये तो एक्सप्लेन नहीं कर सके रदरफोर्ड साहब। दूसरी बात करते हैं, जब हम किसी गैस के सैंपल को हीट करते हैं तो वहां से हमको स्पेक्ट्रा मिलता है। ये डिटेक्टर स्क्रीन मान लेते हैं, तो स्पेक्ट्रा मिलता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई कलर मिला, या मतलब कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिली। इसके बाद कोई दूसरा कलर मिला, दूसरी वेवलेंथ मिली। इसके बाद गायब हो गई, या यहाँ पर थोड़ी गायब हो गई। तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिला, डिस्क्रीट इसीलिए बोलते हैं, डिस्क्रीट पैटर्न में मिला।
तो ये पैटर्न डिस्क्रीट था, तो ये इसको भी एक्सप्लेन ना कर सके रदरफोर्ड सर। ठीक है, तो बोर मॉडल जो 1913 में 1913 में दिया गया बोर सर के द्वारा, नील बोर नाम है पूरा। तो पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, आप नोट करिए, नोट सारे पॉइंट करते रहिए, हम वही पॉइंट लिखाएंगे जो वास्तव में जरूरी है, वरना एक्स्ट्रा हम बुक नहीं भर कॉपी नहीं भरवाते हैं। पहला पॉइंट क्या था, दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction balanced by centrifugal force। क्या बताया हमने, यहाँ पे कोई एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इसको ये फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस्ड किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पहला पॉइंट। तो ये यहां से आपको एक बात समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर रहा है। तो ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू बैलेंस्ड बाई एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो यहाँ पे फार्मूला है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है, हमने दोनों को बैलेंस कर दिया। जब हम बोर कैलकुलेशन करेंगे तब हम इस फार्मूले के यूज में लेंगे। तो ये आप फार्मूला आप देख लीजिए, और ये क्या है, चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको यूज में बाद में लेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या बोला, 3 पॉइंट आएंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्ड रिवॉल्व्ड इन दोज सर्कुलर orbit whose angular momentum is are quantized। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व दो सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिस जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्या फार्मूला पहले समझ लीजिए, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब यहां पे समझेंगे क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि जो एन की वैल्यू, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ पर एन क्या है अभी हम लिखवा देंगे, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो यहां भी लिख लेंगे हियर एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, it always इंटीग्रल फॉर्म। मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है एन इंटीग्रल फॉर्म में होगा, कभी 1.5 या 2.3 या पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो ये क्या होगा, पूरा इंटीग्रल फॉर्म में। तो एन यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, ठीक है।
और ये क्या हमको दिख रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम है। क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये एंगुलर मोमेंटम है। तो क्वांटाइज्ड का मतलब समझे होगे कि क्वांट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम आर क्वांटाइज्ड। तो जो ऑर्बिट होती है, ये ऑर्बिट बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एन इंटीग्रल फॉर्म में होगा, बीच में नहीं होगा। अब यहाँ पे हम दूसरी एक ऑर्बिट और बनाते हैं, एक और ऑर्बिट बनाते हैं, ये बना दीजिए। तो एन बराबर ये 1 और दूसरा ये एन बराबर 2। अब यहाँ पे 1.5 इसके कहीं बीच में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन को वहां पे रिवॉल्व करे नहीं करेगा। तो इससे क्या पता चलता है, जो हमको स्पेक्ट्रा मिला था तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। भाई इस पर्टिकुलर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट का मोमेंटम, इसकी एनर्जी दोनों की क्या होगी, फिक्स होगी। इसके बीच में जो ऑर्बिट्स होंगे तो उनकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है, इन दोनों के बीच की एनर्जी होगी। तो वहीं पे क्या कहते हैं, यहाँ पे स्पेक्ट्रा जब आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको, इसके जो बिटवीन में जो आएगी एनर्जी उसका हमको स्पेक्ट्रम देखने के लिए नहीं मिलता है। इसीलिए हमें क्या मिलता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा हमें देखने के लिए मिलता है। तो डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं भाई। थर्ड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट whose energy are fixed, ब्रैकेट में लिख लेंगे, कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। वे ऑर्बिट जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाते हैं, इसलिए स्टेशनरी ऑर्बिट लिख दिया। तो ये लास्ट का पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिटल हुज एनर्जी आर द फिक्स्ड। तो थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, एक फिक्स एनर्जी अमाउंट होगा। इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर जैसे ये तो क्वांटाइज्ड है, ये नीचे वाले पॉइंट से क्या पता है, ये वाला ऑर्बिट क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइज्ड है। अब यहाँ पे बीच में कोई ऑर्बिट अगर हम बना दें तो एन बराबर 1.5 होगा, ये क्वांटाइज्ड वैल्यू है, नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। उसी तरह से एक इस ऑर्बिट की कोई एनर्जी फिक्स अमाउंट होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 1.0.313 है, इसकी मान लीजिए, मार रहे हैं हम 0.1 माइनस का 0.2, ये माइनस में ले लीजिए, ये है। तो इसके बीच में और भी तो एनर्जी गैप होंगे, तो इस एनर्जी गैप में नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। यहां से दो पॉइंट बनते हैं और जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, जहां से क्वेश्चन हमको पूछ सकता है। चलिए बना लेते हैं ढंग से। ये हमने कोई किसी एटम का न्यूक्लियस बनाया, ये उसके हमने फर्स्ट ऑर्बिट बनाई, सेकंड ऑर्बिट बनाई, थर्ड ऑर्बिट बनाई, फोर्थ ऑर्बिट बनाई, और ये हमने दूर के लिए बना दी। हम मानते हैं ये ऑर्बिट इनफाइनाइट पर प्रेजेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनर्जी की, इसी बात करें एनर्जी, एनर्जी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे है, इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे है जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, हम लेवल भी बोल सकते हैं। इसको हम नाम 1 2 3 4, इसको इनफाइनाइट दिया। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना क्या होगा,
स्टेबल होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी यहां से इधर उधर नहीं भागेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल है। और आप लोगों ने पढ़ा पढ़ा होगा, स्टेबिलिटी जब आती है जब एनर्जी लेवल क्या होता है, कम होता है। स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन इनवर्सली का रहता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है या कोई एटम है, कोई स्पीसीज है, हम है, आप हैं, स्टेबल जब ही हो पाएंगे जब हमारा एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, यहाँ पर जो इस ऑर्बिट की एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। कम होगी, इधर बढ़ेंगे और कम हो जाएगी, एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि स्टेबिलिटी से दूर भाग रहे हैं। अगर हम इसको E1 नाम दें, इस ऑर्बिट को E1, इसको E2 और ये E3, ये E4 और ये इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस चलेंगे तो एनर्जी लेवल क्या होगा, एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पे ई इनफाइनाइट की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी ना, ये क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी। क्या होगी, ये मैक्सिमम यहाँ पर होगी। और यहाँ पर E1 पे क्या होगा, ये मिनिमम एनर्जी होगी, यहाँ पे मिनिमम मिनिमम। ठीक है, अभी हम एनर्जी का ऑर्डर सजाएं ऑर्बिट्स का, तो E1 सबसे कम, E2 उससे थोड़ा ज्यादा है, E3 और ज्यादा है और E4 और ज्यादा है। और इनफाइनाइट पे मैक्सिमम एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। ऑर्बिट्स की बोलते इलेक्ट्रॉन की बात ही की है। तो ये एनर्जी का ऑर्डर आ गया। इस सब ऑर्बिट की एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसकी जो होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। माइनस की इसकी होती है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट करेंगे तब हम आपको सब बताएंगे। अभी यहाँ पे देख रहे हो ये माइनस की वैल्यू है, लेकिन ज्यादा वैल्यू माइनस में है तो क्या है, इसकी एनर्जी लेवल कम है, ये ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये एनर्जी का ऑर्डर तो आपको समझ में आया होगा, ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। अब चेंज इन एनर्जी की बात करते हैं, तो चेंज इन एनर्जी की बात करेंगे तो डेल्टा लगा देते हैं। अभी हम चेंज इन एनर्जी की बात करते हैं तो ये वाली एनर्जी ज्यादा है, इसमें से ये माइनस करेंगे। इधर वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि माइनस की वैल्यू है, E2 माइनस E1 करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये, यहाँ पे कुछ लमसम, इसको अगर हम 3.6 मान लो, 10 का डिफरेंस आएगा। चेंज इन एनर्जी अगर E2 माइनस E1 करें, अप्रोक्स मान के चलते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 10 आएगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा 1.5 अप्रोक्स मान लेते हैं। यानी कि यहाँ से क्या दिखाई पड़ रहा है, चेंज इन एनर्जी की वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है। अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर जब जितना भागेंगे तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज इन एनर्जी हमारी क्या, डिक्रीज होगी। तो चेंज इन एनर्जी की अगर बात करें E2 माइनस E1, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। फिर हम E3 माइनस E2 करें तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। और E4 माइनस E3 करें, E3, हाँ, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। क्या समझ में आया, यहां से क्या समझ में आया कि चेंज इन एनर्जी की अगर बात करेंगे तो टूवर्ड्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस चलेंगे, एनर्जी, चेंज इन एनर्जी कम होगी, बट एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगी। तो एनर्जी को लेकर ये दो बातें आपको यहाँ पे हमने समझाई। ठीक है, अब यहाँ पे और एक बात करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ है और इसको हम एनर्जी देते हैं, ब्लू मार्क कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आप लोगों को भी अच्छा महसूस होना चाहिए ना। ये हमने एनर्जी यहाँ पर दी, इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छा लगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आया। तो इलेक्ट्रॉन जब कभी भी आएगा इस ऑर्बिट में तो यहां से जंप करेगा, कभी फ्लो करके नहीं आएगा। कभी ये नहीं कि हाँ इलेक्ट्रॉन पहले धीरे 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 एनर्जी देते रहे
और वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और जाके फाइनल इस वाले ऑर्बिट में आ गया। गलत बात, फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज क्या, जंप्ड। तो ये छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे कि स्टार स्टार बना के लिख लीजिए, वैसे पता होगा सब लोगों को, ये बहुत छोटी मैंने बात बताई। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज जंप्ड, जंप्ड फ्रॉम वन ऑर्बिट टू another orbit। ऑर्बिट, ये बात समझ में आई। ऑलवेज क्या करे, जंप करेगा वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोअर लेवल, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन उधर से भी तो आएगा जंप करते हुए, उधर से क्या फ्लो करते हुए आएगा। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो उधर से आएगा, तो भी तो जंप करते हुए आएगा। तो हम लोअर से हाई बोल देंगे, फिर उधर से तो फिर हाई से लो में आएगा। हम ये बात नहीं लिख सकते हैं। हम क्या लिखें, वन ऑर्बिट से अनदर ऑर्बिट। स्पेलिंग अगर कहीं गलत दिखाई दे रही हो तो आप ठीक कर लेना, ठीक है। ये इतनी बात इस चित्र से समझ में आई। और ये एक बात पॉइंट क्या समझ में आया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिटल whose energy are fixed। ये बात समझ में आई। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। इतना ये पॉइंट समझ में आया तो आप लोगों के लिए ये समझ में आया कि दो ड्रॉबैक जो उनके थे वो एक्सप्लेन हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए एक्सप्लेन बोर मॉडल से। चलो एक बार और बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर रहा है ऑर्बिट में, ये आप लोग बताएंगे। इलेक्ट्रॉन, जो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमेगा किसी पर्टिकुलर रेंज में तो वो वहां कोलेप्स कर जाएगा क्योंकि एनर्जी लूज करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें क्यों नहीं गिर रहा है, पहले तो आप लोग ये बताइए। इसलिए नहीं गिर रहा है, ये बैलेंस्ड किससे है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये एक दूसरे से बैलेंस है, यानी कि कंटिन्यू ये रिवॉल्व करता रहेगा, एनर्जी लूज नहीं करेगा और क्या कहते हैं, ये स्टेबल रहेगा। तो आइटम की स्टेबिलिटी समझ में आ गई। दूसरा उनका ड्रॉबैक क्या था, डिस्क्रीट डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा समझ लीजिए रफली। तो हर तरह के स्पेक्ट्रम हमको क्यों नहीं मिल रहे थे, हर तरह के स्पेक्ट्रम हमको जब मिलते जब हमें यहाँ पे हर ऑर्बिट की एनर्जी हर तरह से मिलती। यहाँ पे हम जब एक पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट की हमें ऑर्बिट देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पे जो लैम्डा मिलेगा वो भी तो एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट का ही मिलेगा। इसलिए क्या कंटिन्यूस तो ये स्पेक्ट्रम दिखाएगा नहीं, यहाँ पूरा पीला चमक गया, ठीक है ना। या फिर यहाँ से बिब्ग्योर वाले साले ऑल ओवर सारे सातों कलर दिख रहे हैं आपको, कंटिन्यू नहीं दिखेंगे ना, क्योंकि पर्टिकुलर एनर्जी की लेवल क्या है, फिक्स है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लीजिए हमने बताया 13.6 है, इसके बाद 13.7 का भी ऑर्बिट है, 13.8 का भी ऑर्बिट है, तो ये मतलब लगातार आ रहा है। तो अभी सॉरी ये एनर्जी लेवल क्या 5 करते हैं, यहाँ पे 4 करता। तो ये अगर ऐसे कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर ऑर्बिट होते एनर्जी के फिक्स अमाउंट में नहीं होते तब ये हमको कंटिन्यूअस दिखता है ना। तो ये डिस्क्रीट, तो ये दोनों ड्रॉबैक एक्सप्लेन किए बोर मॉडल के द्वारा के बोर सर ने। अभी देखते हैं ट्रांजिशन ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज क्या है, देखिए ये एक हमने लाइन ड्रॉ की फर्स्ट ऑर्बिट की, हमने नाम दिया था N1, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट और ये फिफ्थ ऑर्बिट, ये हमने ऑर्बिट बनाई, ठीक है। अभी कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसको हम एनर्जी देंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी देंगे,
नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, उससे नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, एनर्जी देते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी हम एनर्जी दे नहीं रहे हैं। जो बोहर मॉडल में ट्रांजिशन सीरीज समझाए हैं, वो हमको जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो हमको इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रा जो होते हैं ना, वो दो तरह से होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम हमको मिले तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर इस इन ऑर्बिट में बैठा हुआ है, तो इस ऑर्बिट से एनर्जी को इमिट करते हुए इस ऑर्बिट में आएगा। अगर यहां होगा तो यहां पे आएगा, यहां से होगा तो यहां पर आएगा, और यहां पर होगा तो यहां से। तो ये जो हमको फर्स्ट लाइन की सीरीज है, इसका नाम उन्होंने दिया लाइमन सीरीज। लाइमन, ये लाइमन सीरीज है। ठीक है, मान लीजिए इमिट करते हुए इलेक्ट्रॉन यहीं तक आया, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। इस सीरीज का नाम उन्होंने बामर दिया, बामर सीरीज। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और यहां से यहां, इसको उन्होंने नाम दिया पाश्चन सीरीज। और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहीं आया तो क्या है, इस सीरीज का नाम ब्रैकेट सीरीज। क्वेश्चन यहां से नहीं आते हैं, ये बहुत सरल है। एक और लेवल अगर बना लेते हैं, एक लेवल और बना लेते हैं, तो एक छूटे जा रहा, तो n बराबर 6, n बराबर 6। अब यहां से सभी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएंगे, अभी यहां तक जाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर यहां से, ये यहां से और ये यहां से, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन और यहां से, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आएगा। इसको बोलते हैं फुंड सीरीज। एक और होती है हम्फ्री। हम लिखवा देंगे लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये 5 सीरीज हमको बोर मॉडल के थ्रू देखने के लिए मिलती हैं, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीरीज से समझ में आ रहा कि ये जब इलेक्ट्रॉन जब अपने लोअर लेवल में आते हैं तो क्या एनर्जी रिलीज करते हुए आते हैं, जिसका हमको एक पर्टिकुलर क्या स्पेक्ट्रम देखने के लिए मिलता है। और इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। ये इतनी बात समझ में आई। बात ये नहीं, ये तो सबको याद रहता है, यहां से क्वेश्चन मतलब नहीं बनते हैं क्वेश्चन। यहां से एन, ये एन वन की वैल्यू दी गई है, ये जो एन है ना, एन एन वन, इनको हम एन वन मानते हैं। बामर सी अगर हम पूछे बामर सीरीज के लिए एन वन क्या होगा, तो 2 होगा। पाशन के लिए 3 होगा। एन वन की वैल्यू जो है ना, तो जो ऑर्बिट का नंबर होता है एन वन की वैल्यू वही होती है। एन टू की वैल्यू सर क्यों पूछ रहे हैं, एन टू की वैल्यू, एन टू तो कहीं आया नहीं, वो अभी आएगा ना। तो ये हमें स्पेक्ट्रम मिले, अब हम डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के लिए लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा आप लोगों को याद रहे, इस वजह से हम क्या करते हैं, एक टेबल सी बना लेते हैं, टेबल सी बना लेते हैं। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, हम्फ्री, हम्फ्री। ठीक है, अब यहां से इसकी सबकी एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये एन वन की वैल्यू ये रखी जाएंगी, ये सब क्या है,
ये N1 है, यहाँ पे ये N1 है। N2 की बात करें, N2 N2 की यहाँ से बात कर लेते हैं। ये N2 की वैल्यू आएंगी यहाँ पे, तो यहाँ से N2 2 3 4 और सो ऑन। N3 दूसरा नंबर, तो इसके लिए आएगा 3 4 5, यहाँ पे 2 ही रहेगा, 4 5 6 एंड सो ऑन। 5 6 7 6 7 8 एंड सो ऑन। और इसके लिए 7 8 9 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। अगर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से पूछा जाए, अगर लाइमन के लिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो N2 की वैल्यू 2 रखेंगे। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के आया तो N बराबर 3 रखेंगे। N2 की वैल्यू क्या रखेंगे? N बराबर 3 रखेंगे। और ये जो जोन होता है, इसको हम अल्ट्रा वायलेट यूवी जोन बोलते हैं। ये जो हमको लाइमन सीरीज तो में देखने के लिए मिलती है, ये लाइमन सीरीज जो देखने के लिए मिलेगी अल्ट्रा वायलेट। और ये वाली जो बामर सीरीज है, इसको हम विजिबल जोन बोलते हैं, विजिबल जोन। और इसी का दूसरा नाम है रेड एंड। क्वेश्चन में बहुत रेड एंड लिख के देता है। जब भी रेड एंड लिख के दे, आप ये यहाँ पे समझ लीजिए कि N1 की, सॉरी ये कहा, ये हाँ, N1 बराबर लिया जाएगा 2 और N2 बराबर लिया जाएगा 3। ये रेड एंड की बात है। क्वेश्चन में रेड एंड बोलेगा, विजिबल जोन बहुत कम बोलेगा। तो रेड एंड की बात आएगी तो वो तुम्हें एन की वैल्यू के लिए भटका रहा कि एन की वैल्यू आप लोग क्या करेंगे। ये जो बचे हुए हैं, ये इंफ्रारेड में आते हैं। इंफ्रारेड। अभी इंफ्रारेड, विजिबल जोन, ये अल्ट्रावायलेट जोन, ये सब क्या है? आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मिलती है हमको, एक्सरेज, ये सब क्या है? एक्सरेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, है ना, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, ये सभी क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें आंखों से दिखती हैं? नहीं दिखती हैं। हमको वही वेव दिखती है जो विजुअल जोन में आती है। विजुअल जोन में आती है, जिसका एक पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। शायद 4000 से 8000 के बिटवीन में जब जो वैल्यू लैम्डा होगी, वो हमें वेव आती हुई और जाती हुई दोनों तरह से दिखाई देगी। ठीक है। अभी इंफ्रारेड जोन में यहां से जो भी ट्रांजिशन होंगे, वो क्या हमको दिखाई देंगे? दिखेंगे नहीं, कोई कलर ही नहीं दिखेगा हमको। रेड एंड वाले जो अभी इमिशन स्पेक्ट्रा हो रहा तो जो हमें डिटेक्टर स्क्रीन लगाएंगे, तो उसमें हमें कौन से दिखाई पड़ेंगे? जो विजुअल जोन में आएगा। बाकी ये कोई दिखाई पड़ेगा? कोई कलर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इंफ्रारेड ये नीचे वाली सीरीज है, और ये यूवी अल्ट्रावायलेट वाली, और विजुअल वाली केवल क्या है? बामर सीरीज। बामर सीरीज की जो ट्रांजिशन होंगे, ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से अपर में जाए या लोअर में आए, तो ये क्या, बामर सीरीज के हमको सभी दिखाई पड़ेंगे, इसीलिए इसको विजिबल जोन में रखा गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, और इसको रेड एंड बोलते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं लैम्डा। यहां से N1 N2 की वैल्यू समझ में आप लोगों के लिए आई। N1 तो बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5, जिस नंबर की सीरीज वही नंबर N1 का होगा। N2 की वैल्यू बदलती रहेगी, N2 की वैल्यू बदलेगी। चलिए स्टार पॉइंट बनाएंगे, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। हाउ टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट ट्रांजिशन
सीरीज। कैसे? तो डिफरेंट जो ट्रांजिशन सीरीज है उनका सबका लैम्डा कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फार्मूला है, रिट्ज फार्मूला बोलते हैं उसको, रिट्ज फार्मूला बोलते हैं। यहाँ पर वेव नंबर इक्वल टू अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है, यहां से हम जितनी भी ट्रांजिशन सीरीज होगी जैसा बोला जाएगा वैसा हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। n1 n2 की वैल्यू कैसे कहां पे रखी जाएगी, हमने आपको बताया था। यहाँ पे और थोड़ी बात कर लेते हैं। यहां से एक फार्मूला देखिए, E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। यहां से एनर्जी का रिलेशन लैम्डा के साथ जोड़ते हैं, इनवर्सली कर निकल के आता है। मतलब लैम्डा अगर एनर्जी ज्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन में है। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैम्डा मिनिमम क्या होगा, लैम्डा, या क्या पूछ लेगा, लैम्डा मैक्सिमम, इन दोनों का रेशियो पूछ लेगा, रेशियो रेशियो फाइंड आउट करिए, लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम। तब हमको यहाँ पे लैम्डा मिनिमम की बात करेगा, एक बार लैम्डा मैक्सिमम की बात करेगा। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से ये देखिए कि लैम्डा मिनिमम की बात करेगा तब एनर्जी का लेवल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तब हमको लैम्डा मिनिमम मिलेगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को समझाया था कि ये मान लीजिए कोई एटम है और एटम से दूर वाली से ऑर्बिट का क्या होता है, एनर्जी हाई होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है, हाई होता है। मैक इनफाइनाइट पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट पे वैल्यू सबसे हाई हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। पास में जितना आएगा न्यूक्लियस के, एनर्जी कम होती चली जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो यहां से ये समझ में आया कि लैम्डा अगर मिनिमम की बात करें तब हम n2 की वैल्यू जो लेंगे, n1 तो हमारा यही रहेगा कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नंबर, अगर मान लो पहली सीरीज को हमने बोला था लाइमन, लाइमन के लिए अगर बात करता है तो n1 तो हमारी वैल्यू बनी रहेगी, लेकिन n2 की वैल्यू बदलती रहेगी। कैसे बदलेगी, अगर n2 में लैम्डा मिनिमम की बात करें, मिनिमम की, तो n2 की वैल्यू को रखेंगे हमेशा इनफाइनाइट। और अगर लैम्डा मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम की, तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा, मतलब क्या रखेंगे, नेक्स्ट नंबर n2 की वैल्यू। तो यहां से ये बात आप समझ लीजिए कि हमको कब लैम्डा में कब इनफाइनाइट रखना और कब हमको नेक्स्ट नंबर रखना। ठीक है। अब हम कराएंगे, काफी सारे क्वेश्चन कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, लैम्डा जब भी मिनिमम बात करे आपके दिमाग में n2 की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए। इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए, ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो। यहाँ पे ये आर क्या है, आर क्या है, फार्मूला के एक भी टर्म नहीं छूटने चाहिए। लैम्डा ये तो वेव नंबर है, लैम्डा वेवलेंथ है, सारे पता है। ये एटॉमिक नंबर हो सकता है भूल जाओ, जेड बराबर लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर, हिल्डबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, हिल्डबर्ग कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है सर, याद कर लें, याद करने की जरूरत ही नहीं है इसको, खाली मूली में लिख लो। ये 7 होता है, -7 नहीं, केवल 7। और मीटर इनवर्स वैल्यू होती है इसकी, क्या, मीटर इनवर्स, यूनिट रहेगी मीटर इनवर्स। क्या याद करना, नहीं याद नहीं करना, इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो याद करने वाली वैल्यू आएगी हम आपको बताएंगे। तो ये इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, डिफरेंट ट्रांजिशन सीरीज की क्या निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए निकालते हैं फिर।
हम पहले लैम्डा मिनिमम की बात कर लेते हैं। लैम्डा मिनिमम की बात करेंगे, फिर लैम्डा मैक्सिमम की बात करेंगे और एक टेबल बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमको क्वेश्चन में आएगा, जैसे पूछेगा हम वैल्यू रखेंगे, सीधे रेशियो बता देंगे। तो लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन सीरीज की बात कर लेते हैं, लाइमन, फिर बामर देख लेंगे। इस तरह से हम लैम्डा मिनिमम की पहले बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। ये मार्कर चल नहीं रहा। 1/लैम्डा, वेव नंबर को हटा देते हैं। 1/लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इतनी ये फार्मूला हमने आप लोगों को बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये जितनी बातें हो रही है ना, इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बोर सर ने जो बात की थी वो हाइड्रोजन के लिए की थी। तो यहाँ ऑलवेज जेड बराबर तो 1 रखेंगे, इतनी बात आप समझ लीजिए, फॉर हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा मिनिमम की बात हो रही है, लाइमन सीरीज है। तो लाइमन सीरीज है तो यहाँ से n बराबर तो 1 रहेगा, लाइमन सीरीज है। और n2 बराबर, अब आप लोग बताओगे क्या रख दें हम, मिनिमम की बात हो रही है, लैम्डा मिनिमम की बात हो रही है, अभी बताया था, तो क्या इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे। यहाँ से बहुत सुंदर आंसर निकल के आएगा, देख लेते हैं। 1/लैम्डा इक्वल टू आर, इसको ये 1 थी वैल्यू, तो इसको यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, हटा देते हैं। 1/, अब 1 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे 1 वैल्यू रखोगे n1 की, तो 1 का स्क्वायर करोगे माइनस यहाँ इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे, तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आपको समझ में आ रहा, 1/r आ रहा। ये रिजल्ट नोट कर लीजिए, ये बहुत रिजल्ट नोट कर लीजिए। यानी कि आप लोगों से जब भी लाइमन सीरीज के लैम्डा मिनिमम की बात करें तो 1/r होता है ये आप, और इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 911 एंगस्ट्रॉम होती है, ये वैल्यू भी ध्यान में रखिएगा। जब भी लैम्डा मिनिमम की बात करें तो यहां से आप लोगों के क्या समझ में आ रहा है, 1/r आएगी। करना ही नहीं कुछ भी, क्यों पेन चलाना, पेन चलाने की बात ही नहीं है, आपको 1/r याद रखना। अब कर लेते हैं बामर सीरीज की बात। ये लाइमन था, फॉर बामर 1/लैम्डा आर रखेंगे। हाइड्रोजन की बात हो रही तो कोई दिक्कत ही नहीं है, छोड़ देते हैं। अब लाइमन की एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 की। तो अभी बामर सीरीज सेकंड नंबर पे थी, तो उसका जो सेकंड नंबर होगा वही n1 की वैल्यू हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मिनिमम की बात कर रहे हैं, अब हम फिर से इनफाइनाइट रख देंगे, देखे रहना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा निकल के। तो यहाँ पे हमने n1 बराबर 2 रखा माइनस ये इनफाइनाइट का स्क्वायर। अब ये वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे क्या आया, ये 4 आया, ये 4 आया। तो लैम्डा मिनिमम, अगर यहां से हम बात करेंगे, लैम्डा मिनिमम की बात करेंगे तो 4/r आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम फिर से कर लेते हैं, अभी अभी पास्चन की बात कर लेते हैं, रफली रफली तौर पे हम बात कर रहे हैं, पास्चन के लिए बात कर लेते हैं लैम्डा मिनिमम की। अब हम लैम्डा मिनिमम की पास्चन के लिए बात करेंगे, बराबर आर, यहाँ पे अभी 3 आ जाएगा और माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। अब यहाँ पे लैम्डा मिनिमम की फिर से क्या वैल्यू आ जाएगी, 9/r आ जाएगी, आ जाएगी। यहां से आप लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है, लैम्डा मिनिमम किसी की वैल्यू निकालने की इतनी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो प्रूव करने के लिए इतना कर दिया, वरना मैं तो डायरेक्ट रख देता हूँ क्या, एन का स्क्वायर अपॉन आर, एन का स्क्वायर अपॉन आर। जिस सीरीज का पूछा जाए उस उसका नंबर जो होगा उसका एन का स्क्वायर अपॉन आर, भाई उसकी लैम्डा मिनिमम की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से लैम्डा मिनिमम निकालने की किसी को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। फार्मूला क्या बन गया, एन स्क्वायर अपॉन आर, लैम्डा मिनिमम एन स्क्वायर अपॉन आर।
तो लैम्डा मिनिमम बराबर एन स्क्वायर अपॉन आर। ये अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिला। अभी किसी की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत है? भैया पार्शियन का पूछ रहे, पार्शियन का नहीं, हम नहीं, ब्रैकेट का पूछ रहे, ब्रैकेट। ब्रैकेट जो सीरीज है उसका हमें लैम्डा मिनिमम चाहिए, सेकंडों में आंसर दो। तो लाइमन, बामर, पार्शियन, ब्रैकेट 4 नंबर पे, 4 चौक 16, 16 अपॉन आर आ गया। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? अगर वो वैल्यू ही पूछ लेता तो फिर आर की वैल्यू रख देना, टेंशन की बात ही नहीं है। और इसको अलग करके लिखेंगे, अगर हम 16 इंटू 1 अपॉन आर रखेंगे तो आर की वैल्यू तो हमें पता है 911, मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, अब ये आसान हुआ। अब मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, ये मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। तो लैम्डा मिनिमम के लिए, और एन बराबर आपका चेंज होता रहेगा, एन बराबर चेंज होता रहेगा, 1 2 3 4, जिस नंबर की सीरीज वही नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये लैम्डा मिनिमम हो गया। अब लैम्डा मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, लैम्डा मैक्सिमम। पहले हम बात करते हैं लाइमन के लिए, लाइमन सीरीज के लिए। ठीक है, अब लैम्डा मैक्सिमम की बात करेंगे तो n2 का नंबर, n2 की वैल्यू क्या होगी भाई? n1 तो बराबर बन ही रहेगा, क्योंकि लाइमन सीरीज है फर्स्ट नंबर, तो n बराबर 1 रहेगा। अब n2 की अगर बात करेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर रहेगा, क्या रहेगा? इसका नेक्स्ट नंबर जो आएगा 2 रहेगा। ठीक है, अब इसकी हम बात कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 1 अपॉन लैम्डा आर, जेड की हम वैल्यू मतलब नहीं 1 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन, अभी 1 का स्क्वायर, अभी तो 1 रखेंगे, लाइमन सीरीज की बात हो रही है, माइनस इसका नेक्स्ट नंबर 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। अभी आर, इससे अभी कोई लेना देना नहीं, आर मैं यहां रख लेता हूं, इसका स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 3/4 आएगा, आएगा एलसीएम आता है, आया 3/4 आर, तो 3/4 आ गया। अगर हम इसको लैम्डा में लिखना चाहेंगे, मैक्सिमम की बात हो रही है दोस्त, मैक्सिमम की बात हो रही है, तो 4/3 आर, 4/3 आर। अब हम बात कर लेते हैं बामर की, बामर की बात कर लेते हैं। तो n बराबर अभी क्या रखा जाएगा, इससे तो हम अब दूसरे नंबर की सीरीज तो 2 ले लेंगे, तो n2 बराबर क्या लेंगे, मैक्सिमम की बात हो रही है, तो इसका इसका नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन फिर कर लेते हैं। 1 अपॉन लैम्डा, आर को तो सोचना समझना नहीं है भाई, जेड तो हमें रखना ही नहीं है, अपॉन, अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएंगे, माइनस 9 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, बड़ा कठिन है सर, कैसे ले लें? ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया करो, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया करो, और माइनस कर दिया करो डायरेक्ट, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे 9 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, 5 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा आर 5/36 आएगा। 9, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, और 9 मल्टीप्लाई बाई 4 36। ये लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। तो यहां से 2 मैक्सिमम वैल्यू हमको देखने को मिल रही है, ये दोनों वैल्यू नोट कर लेंगे, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू नोट करेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, चलिए, लैम्डा मैक्सिमम, 2 वैल्यू निकल के आई, एक लाइमन के लिए क्या निकल के आई, 4/3 आर, बामर के लिए कौन सी निकल के आई, 5/36 आर। हम तीसरी की बात और कर लेते हैं, जो कैलकुलेशन करनी है ना, नीट के क्वेश्चन देखने से पहले इधर ही कर लेनी है। नीट के पेपर के क्वेश्चन में तो आंसर लगाना है, भाई इतना टाइम नहीं होता भाई, कैलकुलेशन वहां करते रहोगे तो
कैसे पेपर हो पाएगा 3 घंटे में? 36 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन करने के लिए, इतने कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर लोगे? ये तो जितनी कैलकुलेशन होती ना, इधर ही करके जाओ और डाटा उसके याद करो, तब तो जाके होगा कर लेना। ये देखने, अभी देख लेते हैं लाइमन के क्वेश्चन के लिए देखते हैं। क्वेश्चन 3rd नंबर की सीरीज, एक तो स्पेलिंग बहुत क्वेश्चन से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 1/r लैम्डा, सॉरी, अभी n1 बराबर यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 3rd नंबर की सीरीज थी। 0.2 बराबर हम क्या ले लेंगे, ये 4 आ जाएगा, इसका नेक्स्ट नंबर। मैक्सिमम की बात होगी तो इसका नेक्स्ट नंबर। मिनिमम की बात होती वो तो कोई टेंशन ही नहीं, मिनिमम के लिए तो बहुत अच्छा फार्मूला निकल ही आया पहले से। आर जेड के लिए 1 रख देते हैं, उसको छोड़ ही दो। 1/3 9 -16। अभी सर ये बहुत कठिन आ गया, अभी कैसे हम करें, ई ना हो पाएगा। अगर भोजपुरी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ई ना हो पाएगा सर, ई। तो देखते हैं भाई ई कैसे ना हो पाएगा। तो यहां से इसको उठा के यहां रखो, यहां 9 माइनस कर दो। आप 16 में से 9 नहीं घटा पा रहे हैं तो तैयारी छोड़ दो। अगर 16 में से 9 नहीं घटा रहे हैं तो 7 आया, मल्टीप्लाई, अरे 16 69 जा। अब ये बहुत कठिन है, ये ना हो पाएगा। तो हम बता देते हैं 144 होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लैम्डा की बात करेंगे, मैक्सिमम, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 144 7r, ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की। आर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर। ये यहाँ पे हमने शायद ये सभी डिनोमिनेटर में है, ये आर यहाँ पे, और ये तो हमने वैल्यू भी चेंज नहीं की। 36/5 144/7, और ये आर डिनोमिनेटर में रहेगा, क्योंकि लैम्डा को ऊपर ले जाएंगे तो 1/r में चला जाएगा, ठीक है। तो इतना थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। अभी तक के ये डाटा जो निकल के आया, ये डाटा निकल के आया लैम्डा मैक्सिमम के लिए। यहाँ देखिए, ये डाटा जो लैम्डा मैक्सिमम के लिए निकला, ये याद कर लो भाई, ये क्या करो, याद करो। याद क्यों करो, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो पूछेगा, लाइमन एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ लैम्डा मिनिमम एंड लैम्डा मैक्सिमम फॉर लाइमन सीरीज की बात करें, ये मान लो कोई एग्जांपल हमने दे दिया, ठीक है। अभी क्या रह गया, लैम्डा मिनिमम की बात करेंगे, तो इसके लिए तो हमें पता 1/r है, इससे डिवाइड कर दो। ये वैल्यू आप भैया याद रखिए, ये 4y3r हो गया। ये वाली वैल्यू यहाँ पे भेज दो और ये वाली वैल्यू यहाँ पे ले जाइए, ये होता है रूल। दूर वाले को दूर भेजिए, पास वाले को पास में रखिए, यही होता है रूल। अभी क्या दिक्कत आ रही है, 3r अपॉन 3r ऊपर ले गए तो 3r अपॉन 4r, कट्टा पिट्टी, 3/4 मैक्सिमम आ गई। आगे अगर आपको ये वैल्यू याद होंगी तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अब यहीं पे अगर हम बात कर लेते, लाइमन की जगह पे लाइमन ना देता, बामर की बात कर लेता, बामर के लिए बताइए, बालमर होता है, लिखा बालमर जाता है, बोलते बामर है। इंग्लिश क्या फर्क पड़ता है। अभी देखिए यहां पर लैम्डा मिनिमम इसका क्या आएगा, एन,
अब ये दूसरे नंबर की सीरीज है, ये n बराबर यहाँ पे क्या लिया जाएगा 2, तो यहाँ पे 4/r हो जाएगा n² r, ये हमने बताया n² मिनिमम की हमने पहले बात कर ली। अब अपॉन में लैम्डा मैक्सिमम की बात करेंगे। तो हमने आप लोगों को बताया भैया ये वैल्यू याद रखिए, मैक्सिमम पहले से कैलकुलेट किए बैठे हैं, तो कितना आएगा 36/r 5r। ठीक है, अभी रूल लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, इसको यहाँ भेज दीजिए, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए लैम्डा मिनिमम का रेशियो क्या आएगा। यहाँ इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 × 5 r हो जाएगा, तो 4 × 5 r लिख दिया। ध्यान देखिए 36r 36r, r ऊपर से आए तो 36r। कैलकुलेशन बहुत कम बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये कितना आ जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, 5/9 आएगा। ये लैम्डा मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकल आएगी। अभी तक तो फिलहाल क्वेश्चन में हमने केवल बामर सीरीज तक देखी, अगर आगे भी पूछ लेता है बढ़ा देता है तो आगे देख लीजिए। तो मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम, अगर आपको रिड्ज फार्मूला अगर दिया जाता है तो केवल डिफरेंट टाइप की सीरीज के लिए क्या लैम्डा मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, अब जो आगे की बात है ना बोर कैलकुलेशन, क्वेश्चन वहां से बहुत बनते हैं जी में नेट में, वो हम कल कराते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वो भी टॉपिक बहुत हम बिल्कुल शॉर्ट में कर देंगे, उसकी कैलकुलेशन पहले आपको करके दिखाएंगे, फिर हम बिल्कुल शॉर्ट में कर देंगे, आधा पेज भी नहीं भरेगा, और सारी कैलकुलेशन सारी जो आपको याद होना चाहिए सारा याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो कंटिन्यू आप अपनी स्टडी करते रहिए, मेहनत के साथ जोश के साथ, अपने जो आपने तय किया माइंड में टारगेट, वो अपना टारगेट अचीव करिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।